नमस्कार दोस्तों। आ, एक कोर्ट है। कोर्ट में आ, सुपरस्टार राजेश खन्ना खड़े। एक नहीं, दो दो दो। एक इस साइड में, एक उस साइड में। कटघरे में दोनों खड़े हैं और उनकी बहन पहचानने की कोशिश कर रही है, मगर पहचान नहीं पा रही है। एक जन बाजा बजा के दिखाता है असली और नकली पहचानना है, एक जन बाजा बजा के निकल दिखाता है, दूसरा भी वही धुन बजा के दिखाता है। बहन कंफ्यूज हो जाती है। कभी कुत्ता मोती आ जाता है और वो फिर वो पहचान लेता है कि इसमें से असली कौन है और नकली कौन है। बात निकली है जो दूसरे शोमैन थे हॉलीवुड के, मिस्टर मनमोहन देसाई साहब, इनके फिल्म सच्चा और झूठा की। सच्चा और झूठा में दो राजेश खन्ना है। एक सच्चा है, एक झूठा है। एक अच्छा है, एक बुरा है, मगर कोई पहचान नहीं पाता। और एंड हैप्पी एंडिंग होती है कोर्ट में। शुरुआत इसलिए किया क्योंकि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक ऐसा ही एक सच्चा झूठा फिल्म का ड्रामा शुरू हो चुका है, जो कोर्ट में गए 6 से 7 महीने से चल रहा था और अभी भी बरकरार है। तो चलिए जानते हैं ये ड्रामा है क्या। दोस्तों, मैं सिने निर्देशक विशाल दादा शिंदे आपका मेरे यूट्यूब चैनल वायरल ट्रेंडी स्टोरीज में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। भी ये मेरा तीसरा वीडियो है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर देना। इसका कंटेंट अगर बुरा भी लगे तो डिसलाइक कर देना। मैं उसको भी वेलकम करूंगा, मेरे लिए फीडबैक होगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन दबाना ना भूलिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे मुझे भी आपको जो चाहिए वो कंटेंट देने की एक ऊर्जा मिलती है, एक समझ आती है। और अगर अच्छा लगे तो बेशक आपको आपके किड्स एंड किड्स में या आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, आपके दोस्तों में इसे जरूर और जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते अपने कहानी की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गए 3 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट में उद्धव गुट और शिंदे गुट में जो लड़ाई चल रही है पावर के लिए, तो इसमें इस दौरान पैरेलली एक दूसरी लड़ाई चल रही थी, जो कि सुप्रीम अब ये इलेक्शन कमीशन के सामने चल रही थी। और इलेक्शन कमीशन ने जैसे ये लग रहा था कि अभी इसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने वाला है, इलेक्शन कमीशन ने कल एक बड़ा बम धमाका किया। और पूरा का पूरा पार्टी जो है शिवसेना पार्टी, वो सीएम शिंदे साहब जो है उनके गुट को दे दिया। और उसके साथ साथ जो सिंबल है धनुष्यबाण का, जो शिवसेना का गए 30 सालों से जो सिंबल था उनका, वो उनको दे दिया गया है। और अभी शिवसेना को, उद्धव गुट को ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। शिंदे गुट, बीजेपी सपोर्टर्स, गवर्नमेंट सपोर्टर्स जो है वो बड़ी खुशी में है। और जो उद्धव ठाकरे गुट के जो लोग हैं, उस शिवसेना के जो धड़ा है वो बड़ा सदमे में पहुंचा है और वो डिप्रेस्ड है, दुखी है, गुस्से में भी है। तो मेरी एक जहाँ है, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि भाई, जो शिंदे गुट के और बीजेपी के और गवर्नमेंट के सपोर्टर्स है वो इतने जल्दी खुश ना हुई है। और उद्धव गुट के लोग भी बहुत ज्यादा दुखी ना हुए हैं। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये प्रक्रिया का हिस्सा था। इलेक्शन कमीशन अपना काम कर सकता है, ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के तहत आ जाता है काम, कि सुप्रीम कोर्ट अपना काम करे, इलेक्शन कमीशन अपना काम करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ये एग्जीक्यूटिव का एक अंग है। अगर वो कुछ गलत काम करता है तो उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, और फाइनल जो डिसीजन तय करेगा वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। तो अभी ये मैटर 101% शिवसेना, उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएगा। और चूंकि ये जो शिवसेना के दो धड़े होना और उसके दोनों ने क्लेम करना कि हमारी ओरिजिनल है, ये जुड़ा है मामला। जो 16 लोग डिस्क्वालीफाई कर, 16 एमएलए सीएम शिंदे के साथ जो डिस्क्वालीफाई करने हैं, ये जो मामला है ये इसके साथ बहुत क्लोजली लिंक्ड है। इसलिए शिवसेना, उद्धव गुट अगर इस पे स्टे मांगता है तो हो सकता है कि इसको स्टे भी दिया जाएगा। और उसके बाद ये डिसीजन अगर ऐसा आता है कि वो 16 एमएलए और ये डिस्क्वालिफाइड है, तो पूरा चित्र ही बदल जाएगा। उसके बाद फिर देखना ये होगा कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो पूरा उसको रिपेल किया जाएगा, उसको यानी उसको नकार दिया जाएगा। और उसके बाद जो चित्र होगा वो बहुत ही अलग होगा।
तो अभी फिलहाल ये समझ नहीं कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाए या बहुत ज्यादा खुश हो जाए, रुकते हैं इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के लिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या हो रहा है, कहाँ जा रही है गाड़ी, वो जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, 3 दिन से जो सुप्रीम कोर्ट में जो केस हियरिंग चल रहा है, उसमें 7-8 महीने से चल रहा है, लेकिन जो अभी जो परिस्थिति आई है, जो संविधान पीठ जो बैठा है और जिसको हेड कर रहे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, तो इनका फोकस कुछ बातों के ऊपर हो चुका है। उन्होंने ये गए 3 हियरिंग्स में ये बातें बोली है और उनको फोकस हाईलाइट किया है। सबसे पहली बात, जो शिंदे गुट के जो वकील थे वो कह रहे थे कि ये नबाम रेबिया के जो 2016 की अरुणाचल प्रदेश की, ये उसके जैसा है। उसमें क्या था कि जो क्या कहते हैं उनको, सभापति या स्पीकर जो थे विधानसभा के, तो उनको चैलेंज किया गया था। ओके, उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन था, और वैसे उसमें वो डिसीजन नहीं ले सकते कि किसी को वो अपात्र कर सकते, लेकिन वहां पे वैसा डिसीजन हुआ था। महाराष्ट्र की परिस्थिति टोटली अलग है। महाराष्ट्र में अभी उद्धव उठ के लोग कह रहे हैं कि जो यहाँ के डिप्टी स्पीकर जो थे, उनके ऊपर कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन ऐसा नहीं चल रहा था, नो कॉन्फिडेंस मोशन, लेकिन उस दौरान उस दौरान ये 16 एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने का एक नोटिस चला गया, नोटिस इशू कर दिया गया था। वो प्रोसीजर पूरा होना चाहिए था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी थोड़ा हाईलाइट किया इस चीज को कि नबाब रेबिया केस अलग और महाराष्ट्र की केस अलग, हम महाराष्ट्र को अलग से ट्रीट करेंगे। नंबर 2, यहाँ के जो फैक्ट्स और केस के मेरिट्स है, उसके ऊपर हम महाराष्ट्र के केस को महाराष्ट्र के बारे में फैसला देंगे। और उसके लिए टोटली ये केस सेपरेट है, इसलिए 7 जजेस का जो नया संविधान पीठ जो मांगा गया था, वो उसको करने की जरूरत है या नहीं है, अभी ये तय कर नहीं सकते। 5 में भी इसका डिसीजन हो सकता है, 5 जजेस के इसमें। तो ये कुछ चीजें इसमें हाईलाइट हो चुकी है। इस दौरान एक नाम ऊपर आया था, किहोटो होलियन केस ऑफ 1992। अब ये जो केस है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है महाराष्ट्र के केस के बारे में। अब ये केस में क्या हुआ था कि आपके जो स्पीकर जो होते हैं, स्पीकर के पावर्स को ही चैलेंज किया गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस जो है, जो एक लैंडमार्क केस हुई थी 1972-73 की, तो उसमें यह बताया गया है कि कुछ आर्टिकल्स ऐसे है संविधान के अंदर, उनको चिन्हित किया गया है, उनको बदला नहीं जा सकता किसी भी हालत में। चाहे किसी भी कोई भी पार्टी बहुमत में आ जाए और 2/3 से ज्यादा सीएम अगर इंडिया के एक पक्ष में आ जाए और वो तय करे कि हमें ये अमेंड करना है, तो भी ये संवैधानिक कलम जो है, आर्टिकल से अमेंड नहीं हो सकते। दीज आर द सोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें से ये जो 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन के बारे में, एक पार्टी छोड़ के एक पार्टी पे चुन के आना और दूसरी पार्टी में चले जाना या अलग हो जाना, ये नहीं आ सकता। क्योंकि इसमें एक संशोधन किया गया, 52nd जो संशोधन जिसको कहते हैं, जो 1985 में किया गया, कि एक पार्टी से 1/3 लोग पहले दूसरी तरफ जाके अपना गुट बना सकते थे, वो अभी नहीं चलेगा। वो 2/3 लोग जाने चाहिए। अगर 100 लोगों की पार्टी है, एमएलए अगर 100 है उनके, तो उसमें से हाउस में से कम से कम 64 लोग अलग होने चाहिए। वो सिर्फ अलग नहीं बैठ सकते, उनको अलग गुट तैयार वहां पे बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। उन्होंने अलग कोई पार्टी में मर्ज होना होगा। ये भी वहां पे इंपॉर्टेंट है, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ओके, तो ये किहोटो कोलिहान जो केस है, ये बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है, मायने रखता है महाराष्ट्र के केस में। क्यों? तो चलो आप देखते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस बेंच ने एक चीज पे बार 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 केस वहीं पे लाके रखा है। वो चीज क्या है कि ये केस में हमें क्रोनोलॉजी देखनी है। अभी क्रोनोलॉजी जो होती है, घटनाक्रम, घटना जैसे जैसे से घटती है उसका जो 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 डेट्स है, तो वो ऑर्डर हमें देखना है। नॉर्मली क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में घटना का क्रम नहीं देखा जाता, वहां पे सब्जेक्टिव तौर पे चर्चा होती है कि भाई डेफिनेशन क्या है, कि हम स्प्लिट जॉब पार्टी से फुट के जाएंगे बोले तो इसका डेफिनेशन कैसे होता है, आप इसको कैसे तय, स्पीकर के राइट्स कैसे तय करेंगे, ऐसे मायनों पे चर्चा होती है, मामलों पे चर्चा होती है। क्रिमिनल केसेस में जरूर होता है कि भाई हाँ, ये फला फला आदमी इतने बजे यहाँ से निकला, फिर इतने किलोमीटर दूर यहाँ पे गया इतने बजे, फिर यहाँ पे उसने दूसरे गाड़ी को धड़क मारी, फिर ये आदमी इतने बजे मर गया, उसको वहां से इतने बजे हॉस्पिटल में लेके गए, और फिर वहां पे उसका पोस्टमार्टम हुआ इतने बजे। तो ये क्रिमिनल केसेस में होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में ऐसा ज्यादातर देखा नहीं जाता। ये थोड़ा डिफरेंट मामला है, हटके मामला है। यहाँ पे ये जरूर देखा जा रहा है, और क्यों देखा जा रहा है इसका, इसके ऊपर मैं अगर थोड़ा हाईलाइट करूंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा कि ये केस जो है वो किस तरफ झुक रही है, या ये शिंदे गुट की तरफ झुक रही है या उद्धव ठाकरे की गुट की तरफ झुक रही है। तो चलो समझ लेते हैं कि वो है क्या घटना। देखिए, 20 तारीख को विधान परिषद की जो इलेक्शन है वो खत्म हो जाते हैं, और शिवसेना के बहुत सारे वोट जो है वो क्रॉस वोटिंग हो जाती है। तब एक ही शिवसेना थी, और वो ठाकरे गुट को एक बहुत बड़ा झटका था, और तुरंत उसी रात अचानक से सीएम शिंदे साहब, और वो टाइम पे मिनिस्टर थे, सीएम नहीं थे वो, और उनके साथ 12-13 लोग गायब हो जाते हैं। 21 तारीख को पता चलता है कि वो सब सूरत में है। उद्धव ठाकरे 21 तारीख को क्या करते हैं, वो उनको एक आशंका आती है, नजर आती है, वो उनका लेजिस्लेटिव विधायक दल का नेता सीएम शिंदे को हटा के अजय चौधरी को बिठा देते हैं। 22 तारीख को जो डेप्टी स्पीकर नहीं थे, तो डेप्टी स्पीकर जो थे नरहरी झिरवाल साहब, वो स्पीकर की चेयर पे बैठ जाते हैं, और वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये जो सदन का नेता है, शिवसेना के गुट का नेता जो है वो चौधरी है। 23 तारीख को शिंदे साहब ये क्लेम करते हैं कि मेरे साथ 40 लोग हैं, 40 एमएलए है, तो मैं एंटी डिफेक्शन में बैठता नहीं। हाँ, तो ये जो आपने सदन का नेता चुना है मेरी जगह पे, वो गलत है। 24 तारीख को उद्धव ठाकरे साहब क्या करते हैं, ये नया एक रिक्वेस्ट इनको देते हैं सभापति जी को, कि 16 जो एमएलए जो पार्टी के अगेंस्ट गए थे, पार्टी के हुक्म के अगेंस्ट गए थे, और वो मीटिंग को हाजिर नहीं रहे, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसमें सीएम शिंदे भी थे वो टाइम पे। ओके, ये जून की बात, मैं अब ये 24 जून 2022 की बात कर रहा हूं। और उसके बाद 25 जून को ये नोटिस निकलती है, 24 जून को ये अप्लाई करते हैं कि उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। उसी दिन 24 को एक घटना होती है कि दो इंडिपेंडेंट एमएलए जो है वो क्या करते हैं कि जो स्पीकर है, डिप्टी स्पीकर, उनके खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाने का ईमेल, ये नोटिस भेज देते हैं, लेकिन उसको खारिज किया जाता है। क्यों खारिज किया जाता है? क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड्स पे वो एनोनिमस से ईमेल आ जाता है सभापति को, स्पीकर को, और इसलिए वो खारिज किया जाता है वो नोटिस। तो 24 को नोटिस नहीं थी, ओके, नो कॉन्फिडेंस में ये मोशन चलाने की। अब रही 25 की बात, तो 25 को स्पीकर झिरवाल साहब क्या करते हैं, डिप्टी स्पीकर झिरवाल साहब ये एक नोटिस इन 16 लोगों को निकाल देते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई क्यों ना किया जाए। और 26 को शिंदे साहब क्या करते, 26 जून को वो कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ कि मैं इसको चैलेंज करता हूं, ये इनको अधिकार ही नहीं है कि मेरे लोगों को ये नोटिस भेजने का, क्योंकि मेरे साथ तो 40 लोग हैं और ये 16 लोगों को नोटिस भेज रहे हैं। 27 को कोर्ट उनको रिलीफ दे देता है। 27 जून को कोर्ट कहता है ठीक है, आप 11 जुलाई तक आपका जो भी कहना है वो पूरा कर दो। 27 जून को उनको रिलीफ देता है सुप्रीम कोर्ट, और 28 जून को एक बड़ी घटना होती है, बीजेपी के फडणवीस साहब पिक्चर में आ जाते हैं।
देखिए 21 से 27 तक शिवसेना के दो बड़े बड़े नेता जो थे वो पिक्चर में थे, उनके बीच पार्टी के अंदर की ये लड़ाई चल रही थी। 28 को अचानक न जाने कहां से बीजेपी के एक्स सीएम फडणवीस साहब जो है वो राजभवन पे जाते हैं और गवर्नर से मिलते हैं और क्लेम कर देते हैं सीधा कि हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन चलाना है और पावर क्लेम करते हैं। गवर्नर भी बिना किसी सोचे समझे अपने जो गवर्नमेंट उनको गवर्नर को देखिए, गवर्नर को काम करने का काम कैसे करना है इसका तरीका जो बताया गया है वो अपना जो मिनिस्ट्री है सीएम है उनके साथ चर्चा करके ही काम करना पड़ता है, अपने मन की करने वो कर नहीं सकते। ओके, ये कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे उसी दिन उसी मुलाकात में कह दिया 28 जून को ही कि 30 तारीख को नो कॉन्फिडेंस मोशन का अधिवेशन होगा, फ्लोर टेस्ट पे फ्लोर टेस्ट होगी। अब इसके खिलाफ जो शिवसेना के जो सुनील प्रभु जो थे वो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं 28 तारीख को। 29 तारीख को सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, हम विधानसभा के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी नहीं कर सकते, हम फ्लोर टेस्ट को स्टे नहीं दे सकते। 30 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो जाता है। 30 तारीख को शिंदे आ जाते हैं, शिंदे डिक्लेयर कर देते हैं कि हम फ्लोर टेस्ट पे जाएंगे और हमारा बहुमत सिद्ध कर देंगे और वो खुद को सीएम घोषित कर देते हैं। देखो सिर्फ 10 दिन का क्रम है और इसी के आधार पे इस केस का निकाल आ डिसीजन आ जाना चाहिए। ये मुझे बहुत यानी बहुत ज्यादा इस पे लग रहा है। जिस अंदाज से नवाब रेबिया केस को हटाया गया इसमें से जजेस ने उसको पॉइंट किया, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के फैक्ट्स एंड फिगर्स और मेरिट्स केस मेरिट देख के ही इसको हम तय करेंगे। और सबसे आखिर में वो कहते हैं कि बार बार कहते हैं कि ये जो घटनाक्रम है ना, क्रोनोलॉजी, ये क्रोनोलॉजी क्या है ये देखो। तो इसमें मैं कुछ तारीखों का आपको बताऊंगा। देखो जो नोटिस सर्व की गई वो 25 तारीख को सर्व की गई थी। 25 तारीख को 16 एमएलए को इंक्लूडिंग मिस्टर शिंदे वो नोटिस सर्व की सभापति ने। उन्होंने तुरंत 7 दिन के अंदर उसका जवाब देना चाहिए था सभापति की तरफ कि भाई हम यहाँ पे मीटिंग को क्यों नहीं आ सके पार्टी की, तो हमें डिस्क्वालीफाई न कीजिए, इसके लिए हम उनको रीजन देना पड़ेगा। उसके बाद ये डिसीजन लेंगे 15 दिन में सभापति। और ये ऐसा नहीं कि वो एक ही बाजू में डिसीजन देंगे, वो किसी के बाजू में भी डिसीजन दे सकते थे। वो या तो क्वालिफाई कर सकते थे और डिस्क्वालीफाई कर सकते थे। अगर उनको डिस्क्वालीफाई किया तो उसके बाद उनको राइट है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाए। और अगर उनको क्वालिफाई किया गया, उनको वैसा कि वैसा उस पोस्ट पे एमएलए रखते सभापति, तो फिर उद्धव ठाकरे भी उसको चैलेंज कर सकते थे बाद में। लेकिन 25 तारीख को जो हुआ कि उनको नोटिस सर्व कर दिया और 26 तारीख को सीधा सुप्रीम कोर्ट चले गए और 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिलीफ दिया इस एमएलए को, 16 एमएलए को। मेरे ख्याल से पिछले 3 दिन में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने इसके ऊपर भी हाईलाइट किया है कि ये जो चीज हुई ये थोड़ी गलत हो गई है। उनके ऐसा सुर नजर आ रहा था और ये बात सच है। यहाँ पे वो नाम आ जाता है क्योटो होलीहोन केस। उस केस में जो जजमेंट आया उसमें ये बताया गया था कि जो स्पीकर होता है उसके पावर सुप्रीम होते हैं। तो सुप्रीम पावर्स के केस में वो डिसाइड करता है कि किसको क्वालिफाई करना है, किसको डिस्क्वालिफाई करना है। और उसका जितना जो पीरियड होता है वो पीरियड के अंदर उसमें ना तो कोई गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकता है, ना कोई कोर्ट इंटरवीन कर सकता है, ना तो कोई गवर्नर उसमें उसके बीच में हस्तक्षेप कर सकता है। वो पूरा अधिकार
सभापति या स्पीकर का है, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे वो विधानसभा का हो। तो इसलिए ये जो 25 तारीख और 26 तारीख और 27 तारीख है ना, ये इस केस में बड़े मायने रखेगी, क्योंकि ये 25 को उनको नोटिस सर्व कर दिया गया, उन 16 एमएलए जिसमें सीएम शिंदे भी है। 27 को वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने गए, जो कि उन्होंने नहीं जाना चाहिए। जब तक सभापति अपना डिसीजन नहीं देता तब तक वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। और 27 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिलीफ दे दिया, ये भी ठीक नहीं हुआ। 28 को गवर्नर ने सीधा फ्लोर टेस्ट का परमिशन दे दिया, ये किससे पूछ के दिया किसी को पता नहीं। और 29 को सुप्रीम कोर्ट ने वापस पॉइंट किया है। 29 को जो पहले जो डिसीजन दिया, जिस जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था कि हम स्टे नहीं दे सकते फ्लोर टेस्ट को, इसके ऊपर भी उन्होंने पॉइंट किया है अभी ये बेंच ने। इसके आधार पर इसका डिसीजन कहा जाएगा। आप सोचिए, अगर ये 16 एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं ना, तो ये इलेक्शन कमीशन का डिसीजन जो है ना, वो पूरा उल्टा हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 16 डिस्क्वालीफाई हो जाते तो सदन का जो फिगर है वो फाइनल हो जाता। वो अगर 16 कम हो जाते तो बचे 40 में से 16 गए, बचे 24। उनको या तो शिवसेना में आना पड़ेगा, या तो फिर किसी और पार्टी में मर्ज होना पड़ेगा, वरना नहीं तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। अगर वो दूसरे किसी पार्टी में मर्ज हो जाते तो उसके बाद तय हो सकता था कि असेंबली का फिगर, टोटल फिगर कितना है। ओके, अगर 288 से अगर 16 कम हो जाते तो 272 का फिगर रहता है, तो फिर बहुमत का आंकड़ा जो है वो कितना होता है, ये तय ही होने नहीं दिया। ये पहले तय करना, ये पावर किसका होता है, ये सभापति का पावर होता है। उसको उसका वो डिसीजन आने से पहले अगर आप फ्लोर टेस्ट को जाते हो तो फिर आपको क्या कहना है, आप ही सोचे। अभी ये मेरा मानना है, चलो रुकते हैं, देखते हैं। ये कानून जैसा है, मैं कानून के एंगल से बोल रहा था। अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ये बेंच अगर कुछ और डिसीजन दे देता है तो तब तक रुकना पड़ेगा। इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, चलो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, नमस्कार।